ठीक है, शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग गॉस मेथड पे डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर गॉस सीडल पे जनरलाइज मेथड, और फिर उसको अप्लाई करेंगे हम लोग अपने लोड फ्लो प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो गॉस मेथड क्या होता था, यहां लिख लीजिए। गॉस मेथड, सपोज हमारे पास n वेरिएबल्स हैं, रिप्रेजेंट कर दीजिए x1 x2 xi xn, ये क्या है, n वेरिएबल्स, यहां लिख दीजिए n वेरिएबल्स जिसके लिए सॉल्व करना है, उसके रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं x1 x2 x3 xn थे। ठीक है, और हमारे पास n इक्वेशंस हैं, अगर कुछ इस तरह, यहां पर लिखिए n इक्वेशंस, इस तरह की इक्वेशंस हैं कि xi को आप लिख रहे हैं फंक्शन ऑफ fi x1 x2 xi xn। देखिए यहां पे आप xi को लिखना चाह रहे हैं और ये जिन वेरिएबल्स का फंक्शन है उसमें xi भी आ रहा है, ये गौर करने की बात है। ठीक है, तो इस तरह के कितने आप इक्वेशंस है, n इक्वेशंस, यानी यहां पे अगर आप वेरिएबल्स को दिख रहे हैं x1 x2 काउंट करेंगे xn, n वेरिएबल्स हैं, और यहां पे आप लिख दें i इज इक्वल टू 1 to n, तो ये इक्वेशंस n इक्वेशंस हो गई, है ना भाई। जब i 1 रखेंगे तो x1 को लिखेंगे आप, तो x1 इज फंक्शन ऑफ f1 और इन्हीं वेरिएबल्स को लिख दीजिए आप। फिर 2 रखेंगे तो x2 इज कैन बी रिटन एज f2 फंक्शन ऑफ सेम वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने n इक्वेशंस हैं, n वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करते थे, आप गॉस मेथड यूज करके, आपको याद हो अगर, तो आप सबसे पहले क्या करते थे, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को एज्यूम कर लेते थे। अगर आपको पता है या किसी एक्सपर्ट से आप पूछते हैं कि आइडिया दीजिए क्या होना चाहिए, तो आप सॉल्यूशन तक जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर कोई आइडिया नहीं है तो रैंडमली आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, ये है कि नंबर ऑफ इटरेशंस ज्यादा चाहिए लेकिन आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप कैसे करते थे, सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचते थे, हम जो भी एज्यूम्ड सेट ऑफ वैल्यूज हैं वेरिएबल्स का, उन पे इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते थे। इटरेशन स्टार्ट होता था हमारा, राइट। फर्स्ट इटरेशन में जो वैल्यूज अपडेट हो जाती थी वेरिएबल्स की, उनको यूज करते थे सेकेंड इटरेशन में। अच्छा, फर्स्ट इटरेशन में कौन सी वैल्यूज को यूज किया, जो आपने एज्यूम किया है, तो एज्यूम किया है वो अपडेट हो गया फर्स्ट इटरेशन के बाद, और जो फर्स्ट इटरेशन की वैल्यूज हैं उनको आपने सेकेंड में यूज किया, फिर सेकेंड को थर्ड में किया एंड सो ऑन। तो कहां तक करते थे आप, एक चेक लगाते थे, स्टॉपिंग क्राइटेरिया, वेयर वी शुड स्टॉप आवर इटरेशन, तो उसको देखें, बस ये होता था। तो इसको अगर आप फर्स्ट इटरेशन की बात करें, यानी कि आप नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप लिखेंगे तो एज्यूम इनिशियल वैल्यूज आप लिख लें, बल्कि लिख ही लें, पढ़ चुके हैं आप लोग पहले भी। एज्यूम इनिशियल वैल्यूज ऑफ xi, या आप लिख लें xi's। ठीक है, i इक्वल टू 1 to n, राइट। यानी आप ऐसे कुछ एज्यूम कर रहे हैं, x1 उसको 0 कीजिए, जो एज्यूम कर रहे हैं यहां पे 0 लिखिए, x2 0, xi 0, xn 0, यही करते थे, वही वेरिएबल्स हैं, एज्यूम जो कि यहां पे 0 लगा दीजिए आप। ठीक है, अब फर्स्ट इटरेशन आपके स्टार्ट होता है, तो यहां पे लिख दीजिए फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन में आप क्या करते थे, x1 को आप लिखते हैं, स्टार्ट कीजिए एक एक वेरिएबल को इन इक्वेशंस को यूज करके। तो x1 यहां पे 1 रखें, 1 का मतलब यह है कि फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड इटरेशन में 2 रखेंगे एंड सो ऑन, राइट। तो इसको आप लिखें यहां पे, दिस कैन बी रिटन एज f1, और इन वैल्यूज को रख दें जिसको आपने गेस किया है, गेस वैल्यूज x1 0, x2 0, xi 0, xn 0। ठीक है, इसी तरह से आप x2 को लिखेंगे तो f2 को क्या लिखेंगे, देखिए x2 i2 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा ना। अब वेरिएबल जो है उनकी जो एज्यूम्ड वैल्यूज है उन्हीं को रख देना, उन्हीं पे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। आपके सामने फंक्शन है, इक्वेशन है, और आपने इन वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज एज्यूम कर लिया है, उन पे इवैल्यूएट कर लेना है। इवैल्यूएशन के बाद जो वैल्यूज आ रहे हैं उनको यहाँ पे 1 1 लगा करके लिख देना है। तो यहाँ भी आप सेम लिखेंगे x1 0,
x20 xi0 xn0। इसी तरह से आप लास्ट वेरिएबल को लिख लीजिए xn को, तो xn1 लिखेंगे आप, fn सेम x10 x20 xi0 xn0। ठीक है, इसी तरह से आप सेकेंड इटरेशन को लिख सकते हैं, थर्ड को लिख सकते हैं। तो rth इटरेशन लिखिए, जनरलाइज हम लिखते हैं। rth इटरेशन को कैसे लिखते थे आप? rth इटरेशन को लिखिए, तो rth इटरेशन के लिए आप क्या रखेंगे? ये फर्स्ट इटरेशन है तो 1 रख रहे हैं, सेकेंड लिखते तो 2 लिखते, थर्ड लिखते तो 3 लिखते। तो rth में हम इसको ऐसे लिखेंगे, या जनरलाइज i कर दीजिए r। ठीक है, i में भी 1 2 3, राइट। जैसे x1r लिखेंगे ना, x2r लिखेंगे, x3r लिखेंगे। सो xi-r को आप लिखते हैं यहां पे fi। वेरिएबल्स जो होती है, यहां देखिए, जब ये 1 है तो यहां 0 है। जब सेकेंड इटरेशन लिखेंगे तो x1 2 लिखेंगे, तो जो अपडेटेड वेरिएबल्स हैं यहां 1 रखते, यानी एक कम होता था, कुछ इस तरह का। अगर ये r है तो क्या लिखेंगे आप? x1 r माइनस 1, x2 r माइनस 1 अप टू xn r माइनस 1, कुछ ऐसा लिखते थे ना। ठीक है, वेयर r मे बी 1 2 3, ठीक है, सो ऑन। अब कहां तक जाएंगे, कितनी इटरेशंस आपको चाहिए? तो आप क्या करेंगे, हर इटरेशन के बाद डेल एक्स आर कैलकुलेट करेंगे। डेल एक्स आर क्या होगा? आई लगा दें, आई इक्वल टू 1 to n, हर वेरिएबल के लिए आप करेंगे। तो ये होगा आपका एक्स आई आर माइनस एक्स आई। जरा मैथमेटिकल टर्म्स हैं, जनरलाइज है, हो सकता है शुरू में दिक्कत हो समझने में, मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये कुछ नहीं है, ये समझ में आया ना आपको? चलिए, अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये तो समझ में आया ना। तो इसके बाद सेकेंड, ये फर्स्ट इटरेशन के लिए है। सेकेंड इटरेशन करेंगे, यहां सेकेंड लिखेंगे, तो आप क्या करेंगे? x1 2 x2 2 xn 2 करेंगे ना। तो ये 1 2 3 जो भी है वो तो i आप लिख रहे हैं, तो x i आपने लिख दिया सिंपली, और r लिख दिया। जैसे कि 1 होगा तो r 1 हो जाएगा, 2 होगा तो r 2 हो जाएगा। और जो आप यहाँ पे वेरिएबल्स की जो वैल्यूज रख रहे हैं, आप जस्ट उससे पहले इटरेशन में जो आपके पास अपडेटेड वैल्यूज हैं उसी को रख रहे हैं आप। चलिए, फर्स्ट इटरेशन में तो आपके पास कोई अपडेटेड है ही नहीं, तो आपके पास मजबूरी है, तो आप जो एज्यूम किए उसको रख लिए। लेकिन इसके बाद अब तो कहेंगे ना कि x10 इज अपडेटेड टू x11, नाउ x20 इज अपडेटेड टू x21। सेकेंड इटरेशन के बाद आपको मिलेगा x12, तो अब x11 भी अपडेट हो गया, x12 हो गया, राइट। तो एक तरह से rth इटरेशन में आप कहेंगे कि xi-r आपके पास अपडेटेड मिल चुका है rth इटरेशन के बाद। तो अब हर वेरिएबल के लिए अगर i1 ले लें, जैसे कि मान लीजिए कि आप कहेंगे i1, तो ये क्या हो जाएगा? डेल एक्स आई आर। सो डेल i1 हो गया, तो डेल x1r को लिखेंगे आप x1r माइनस x1r माइनस 1। सपोज r फिफ्थ इटरेशन, r इक्वल टू 5, तो फिफ्थ इटरेशन के लिए आप फिफ्थ इटरेशन वैल्यूज को यहाँ रखें, और r माइनस 1 क्या हो जाएगा? फोर्थ, जो प्रीवियस इटरेशन में निकाला था आपने। तो दोनों का डिफरेंस हो गया। बेसिकली आप देखना चाहते हैं कि शुरू में तो क्या होगा, आपको हिमालय की चोटी पे पहुंचना है। तो शुरू में तो आपके कदम दिल्ली से चल रहे हैं, अलीगढ़ से चल रहे हैं, तो बड़े बड़े कदम होंगे। हो सकते हैं कि एक ही बार आपने यहाँ से बिल्कुल पटना कदम रखा, वहां से काठमांडू रखा, अब बाकी पहाड़ की चोटी पे हैं, आप चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू में तो ये डिफरेंसेस ज्यादा मिलेंगी आपको, लेकिन करीब पहुंच जाएंगे ना तो बिल्कुल डिफरेंस कम हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि मैं चोटी पे पहुंच गया, तो नहीं माना जाएगा। आपसे एक्यूरेसी लेवल पूछी जाएगी, कितना आप टॉलरेट कर सकते हैं। अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आपका सोल्यूशन मिल गया है। आप कहें नहीं, हम तो 10⁻⁻12 तक करेंगे टॉलरेट, उससे पहले नहीं कर सकते, तो फिर आपको कुछ और इटरेशन चाहिए होगा, नहीं? ठीक है, तो अब हिमालय पे चढ़ चुके हैं आप कहें कि मैं पहुंच गया, टारगेट अचीव्ड। ठीक है, तो फिर कोई कह रहा नहीं, बिल्कुल टॉप पे बिल्कुल पहुंचोगे तब माना जाएगा। तो वो डिफरेंस, लेवल डिफरेंस, आप कितना आप एक्यूरेट आप चाहते हैं, ठीक है, वो टॉलरेंस से आपको
पता करना होगा। तो आप जब ये निकालेंगे तो अब इनमें जो मैक्सिमम डिफरेंस हो रहा होगा किसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग, यानी कि आप कुछ इस तरह से लिखिए, इफ मैक्स, आप कर दीजिए ऐसे सारे वेरिएबल्स, डेल x1 r, डेल x2 r, डेल xn r इज इक्वल लेस देन सम एप्सिलॉन, स्टॉप इटरेशन लिख दीजिए। इफ दिस इज इक्वल लेस देन एप्सिलॉन देन स्टॉप इटरेशन, मतलब ये है एप्सिलॉन हो सकता है आपका जैसे कि 10⁻³ में आप हैप्पी हैं, ठीक है, यानी कि आप अब डिफरेंसेस जो वेरिएबल्स के बीच मिल रही हैं तो अप टू 0.00 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आप टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ठीक है, आप इटरेशन बंद कीजिए, आपको सोल्यूशन मिल गया, जो अपडेटेड वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं वही सोल्यूशन है। आप चेक भी करेंगे उनको रख करके तो सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन, ठीक है। या आप कभी कभी कहते हैं कि नहीं हमें 10⁻6 तक चाहिए या 10⁻9 -12 जो भी हो, तो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप चेक करेंगे हर इटरेशन के बाद, अगर विद इन दैट टॉलरेंस आपको मिल रहा है सोल्यूशन तो आप यू आर हैप्पी। मैक्सिमम का मतलब ये है कि जब इन सारे डेल्टाज में जो मैक्सिमम इससे कम होगा तो बाकी तो कम होंगे ही। तो n वेरिएबल्स हैं, तो n वेरिएबल्स में जो डिफरेंसेस आ रही हैं उन सबको कंपेयर कर रहे हैं एप्सिलॉन से, उनमें जो मैक्सिमम है वो छोटा हो रहा है, इक्वल और लेस देन, तो बाकी तो छोटे होंगे ही नहीं। तो आपको सोल्यूशन मिल चुका है, तो आप वहां पे रुक जाएंगे, कहेंगे कि सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो ये था गॉस मेथड। गॉस सीडल अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ गॉस की बात कर रहे थे। तो इसका ड्रॉबैक एक तो ये है कि कन्वर्जेंस बहुत पुअर होता है। क्यों होता है, अब यहां देखिए आप फर्स्ट इटरेशन की बात करें तो फर्स्ट इटरेशन में अभी देखिए x1 1 अपडेटेड है x1 0 से, तो x2 1 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप यहां पे x1 0 ही यूज कर रहे हैं, जबकि आपको x1 1 मिल चुका है अपडेटेड। गौर कीजिए इस पे। इसी तरह से आप अगर xn 1 लिख रहे हैं तो इससे पहले xn -1 1 लिख चुके हैं, इस इटरेशन में आप वैल्यूज को अपडेट कर चुके हैं, लेकिन आप यूज कर रहे हैं वही पुराने वाली प्रीवियस इटरेशन या जो भी किसी खास इटरेशन की बात करें। तो आप तो खामखा डिले कर रहे हैं ना अपने सॉल्यूशन को हासिल करने में, राइट। तो अकलमंदी तो ये है ना कि आप अपडेटेड को यूज करें ना भाई, आप वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं, तो आप अगर x2 1 कैलकुलेट करने जा रहे हैं उस वक्त x1 0 से अपडेटेड x1 1 आपके पास है तो उसको यूज करें, समझ रहे बात को। बस ये कर देंगे आप तो वो मेथड गॉस सीडल हो जाता है। तो गॉस सीडल के लिए अब यही होगा, सेम होगा। मान लिए कि n वेरिएबल्स हैं, उनके लिए n इक्वेशंस हैं, तो स्टेप नंबर 1 यही होगा कि एज्यूम इनिशियल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। अब वैल्यूज को आपने एज्यूम कर लिया तो फर्स्ट इटरेशन लिखेंगे, तो अब मॉडिफाई कहां कहां करेंगे, x2 में यहां करेंगे, देखिए 1 हो जाएगा, यहां भी, यहां 0 रहेगा, अभी x2 1 नहीं मिला है। 3 लिखेंगे तो x1 1 x2 1 भी लिखेंगे। तो चलिए nth को लिखते हैं, xn n लिखेंगे तो ये सब 1 मिल चुका है ना, ये भी 1 मिल चुका है, xi भी 1 मिल चुका है, ठीक है, n -1 तक मिल चुका है। तो यहाँ पे n xi को ही हम n -1 दिखा देते हैं, चलिए यहाँ पे, ठीक है। तो अप टू n -1 तक 1 मिल चुका है। बस जो बचा है, मजबूरी है, मिला नहीं अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको प्रीवियस वाला यूज कर लीजिए। यानी कि हम गॉस सीडल में अपडेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स यूज करते हैं हर वक्त, ठीक है। तो अगर आरएथ इटरेशन की बात करें हम, तो आरएथ इटरेशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, x1 में हम r वाला वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से x2 में भी r वाला करेंगे। कहां तक करेंगे हम, नहीं, xi -1 तक, अभी बता रहा हूं, ठीक है। फिर xi से r -1 लिखिए xn तक, बता रहा हूं, पहले लिखिए। मान लीजिए i आपका है 10, मतलब 10th वेरिएबल लिखने जा रहे हैं, इसका मतलब कि 10 से पहले तक 9 तक आप लिख चुके हैं, बात समझ रहे हैं। आप वेरिएबल्स 1 to n के लिए लिखते हैं ना, x1 के लिखेंगे आप, राइट, x2 को लिखेंगे, x3 को लिखेंगे। तो मान लीजिए कोई, मान लीजिए कि आप i है आपका 10, तो 10वां लिखने जा रहे हैं, इसका मतलब 9 तक तो लिख चुके हैं ना। तो 9 तक की वैल्यूज अपडेटेड आपकी क्या होंगी, प्रेजेंट इटरेशन वैल्यू। तो यानी कि i 10 है तो i -1 9 होगा, तो 1 2 3 अप टू i -1 तक अपडेटेड लिखेंगे आप। और i ऑनवर्ड
क्योंकि आप तो ये अभी इवेल्युएट करने जा ही रहे हैं, तो इसका तो वैल्यू ही पता नहीं है ना, तो प्रीवियस वैल्यूज को यूज करेंगे, इसके बाद वाला भी। बात समझ है कि नहीं? क्लियर हो रहा है किसी भी इटरेशन के लिए? हाँ, नहीं क्लियर हुआ? चलिए आप मान लीजिए जैसे कि i इक्वल टू लिख लीजिए, कोई भी वैल्यू लिख लीजिए, i रेंजेस फ्रॉम 1 to n, जैसे मान लीजिए 10 है i, और r भी कोई इटरेशन मान लीजिए, चलिए इटरेशन 5th है, तो आप 5th इटरेशन में i 10 मतलब कि 5th इटरेशन में 9 तक आप वेरिएबल्स इवेल्युएट कर चुके हैं ना, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं आप? x1 5, 5th है तो r 5, कहां तक? i-1 तक, 9i-1 होगा ना i10 के लिए। तो ये सारी वैल्यूज तो अपडेटेड मिल चुकी है ना आपको, प्रेजेंट इटरेशन में मिल चुकी हैं, 10th ऑनवर्ड नहीं मिली है आपको, तो प्रीवियस इटरेशन वैल्यू यूज करेंगे ना, तो इसलिए ith अगर लिखने जा रहे हैं तो i-1 तक अपडेटेड यूज करेंगे, और i ऑनवर्ड आप क्या करेंगे? प्रीवियस इटरेशन वैल्यू आप यूज करेंगे। यानी कि आप ये लिख लीजिए फॉर rth इटरेशन 1 to ith वेरिएबल के लिए 1 to i-1 तक rth यूज करेंगे, और i ऑनवर्ड rth-1। क्लियर हो रहा है? क्लियर है? बाकी तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, टर्मिनेशन क्राइटेरिया सेम रहेगा, बस ये फर्क है गॉस में, गॉस सीडल में। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन नहीं? तो अब हम लोग रेडी हैं कि हमारे पास जो है लोड फ्लो इक्वेशंस है वो भी हम समझ चुके हैं, और गॉस सीडल को भी हम लोग क्विकली देख चुके हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं इसको, ठीक है। तो अब हम लोग गॉस सीडल अप्लाई करें। गॉस नहीं यूज करते, पता है कि गॉस सीडल से स्लो है, गॉस पुअर कन्वर्जेंस है, तो हम लोग गॉस सीडल यूज करेंगे, ठीक है। तो गॉस सीडल मेथड ऑफ लोड फ्लो, नेक्स्ट टाइटल आप लिखिए क्विकली। इसको बार बार पढ़िए, एक्चुअली ये जनरलाइज कंसेप्ट है तो हो सकता है एक बार में दिक्कत हो, लेकिन बार बार देखेंगे ना कंसेप्ट, तरीका समझिए, बाकी उस तरीके को हम लोग अप्लाई करेंगे अपने प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक पावर सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ बसेस n है, क्या है? अच्छा, कोई भी सिस्टम होगा तो एक स्लैक बस तो रहेगा, और बाकी बसेस होंगी या तो PQ होंगी या PV होंगी। तो आसानी के लिए, सीखने के पर्पज से पहले हम एज्यूम करते हैं कि स्लैक बस के अलावा बाकी बसेस PQ हैं, फिर उसमें कैसे हम लोग गॉस सीडल अप्लाई करते हैं, फिर हम लोग जनरलाइज कर देंगे कि PV भी रहेगा तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले लिखिए कि एज्यूम फर्स्ट वन को आप सेलेक्ट कर दीजिए, और रिमेनिंग बसेस यानी कि 2 से लेकर n तक PQ बसेस, ठीक है। बस ये एज्यूम किया हमने अभी, फिर आगे हम लोग PV भी इंक्लूड कर देंगे, फिर जनरलाइज केस को हम लोग देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट वन स्लैक बस है, बस नंबर 1, फिर 2, 3, 4, बाकी सब नंबरिंग कर दीजिए आप n तक, n में भी 100, 1000 जो भी होगा, 123 बस हो जाए, जो भी हो, जनरलाइज हम बात करेंगे। तो PQ बस का मतलब ये है कि P and Q आर स्पेसिफाइड, तो वेरिएबल्स क्या होंगे? V एंड डेल्टा। तो V एंड डेल्टा का मतलब है कि V फेजर को आप पोलर फॉर्म में लिखते हैं ना, V एंगल डेल्टा, तो V फेजर वेरिएबल है। आपका टारगेट है कि लोड फ्लो इक्वेशन से V फेजर को लिख दें एक तरफ, उसको सॉल्व कर लें गॉस सीडल से। ये टारगेट है, मेन टारगेट क्या है कि जो वेरिएबल्स हैं उनके लिए इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कीजिए, कैसे सॉल्व करते हैं और उसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल, एक वर्ड, एक लाइन में, ठीक है। अब कैसे, याद कीजिए कि आपने वहां देखा था, क्या देखा था? SI स्टार इज इक्वल टू PI माइनस J QI, ये होता था। इसको आप ये भी लिखते थे VI स्टार V स्टार I लिखते थे ना भाई, ये देखिए नोटबुक, यही तो होता था। या इसको आप ये भी लिखते थे इज इक्वल टू VI स्टार K इक्वल टू 1 to N YI के, ये लिखते थे। अब हमें VI लिखना है, तो VI यहां पे देखिए स्टार है ये, ठीक है, और यहां पे K इक्वल टू I होगा तो ये VI मिलेगा, और वही हमारा वेरिएबल है इस केस में, जब हम मान के चल रहे हैं कि सारी बसेस अपार्ट फ्रॉम स्लैक बस, सारी बसेस PQ टाइप हैं, तो उनके लिए वेरिएबल्स V एंड डेल्टा यानी VI फेजर जब KI रखेंगे तो उसको एक तरफ हम लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए इन दोनों से
इन दोनों से, या चलिए इसी से लिख देते हैं, चलिए इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों से हम लिख सकते हैं पी आई माइनस जे क्यू आई, ये है अपॉन, इससे लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये चलिए पहले सिंप्लिसिटी के लिए इसी को लिखता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वी आई स्टार इज इक्वल टू आई आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखिए इन दोनों से लिख सकते हैं ना भाई ये। अच्छा, अब आई आई को हम इसको लिख रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आप इज इक्वल टू आई आई को आप लिख रहे हैं के इक्वल टू 1 to n वाई आई के वी के, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बस इन्हीं को हमने लिख दिया इस फॉर्म में, और आई आई तो ये होता ही है, और यहां से हमें वी आई को अलग करना है। तो वी आई को अलग करना है तो के इक्वल टू आई टर्म को अलग करके, यानी कि कुछ इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वाई आई आई वी आई, के इक्वल टू आई रखेंगे तो यही मिलेगा ना, वो टर्म क्या हो जाएगा, वाई आई आई वी आई हो जाएगा ना, के आई, के इक्वल टू आई पे क्या हो जाएगा, ये टर्म मिलेगा ना, और रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग टर्म हो जाएंगी के इक्वल टू 1 to n वाई आई के वी के, यहां पे लिख दें के इज नॉट इक्वल टू आई, क्योंकि उस टर्म को तो आपने बाहर निकाल लिया, कुछ नहीं किया है ना, इसी को हमने दो पार्ट में लिख दिया है। आप इसको तोड़ेंगे तो के इक्वल टू 1 रखेंगे तो लिखेंगे वाई आई 1 वी 1 प्लस वाई आई 2 वी 2 प्लस वाई आई 3 वी 3 प्लस अप टू वाई आई आई वी आई, ये वाला टर्म, प्लस वाई जो भी कहां तक जाएंगे एन तक, लिख सकते हैं ना। तो बस इसमें से एक टर्म को बाहर निकाला है क्योंकि हमें ये चाहिए, ठीक है। रिमेनिंग को रख दिया तो के इक्वल टू नॉट आई रखा, के इक्वल टू 1 to n एक्सेप्ट के इक्वल टू आई, नॉट आई एक्सेप्ट के इक्वल टू आई, समझ में आ रही बात ना। अब इसको एक तरफ लिख लीजिए, तो इसको एक तरफ आप लिखेंगे तो ये आपके पास है दिस इज इक्वल टू दिस, तो वहां से अगर वी आई मैं लिख रहा हूं, जरा देखिए गौर कीजिए, वी आई फेजर देखते हुए लिखिए, तो वाई आई आई तो इधर चला आएगा ना, 1 अपॉन वाई आई आई आ गया, देखिए यहां पे ये आ गया ना, इधर वी आई को एक तरफ रखना है, इसको इधर भेज दीजिए, और ये पहले से है, तो ये पहले से है उसको हम लिख रहे हैं पी आई माइनस जे क्यू आई अपॉन वी आई स्टार, ये वाला पहले से है, ये इधर आपने भेज दिया, और ये एक तरफ रखना है तो ये इसको निगेटिव साइन के साथ यहां पे लिखेंगे आप, के इक्वल टू 1 to n वाई आई के वी के इज नॉट इक्वल टू आई, देखिए लिख सकते हैं ना या नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, यहाँ पे अभी कुछ नहीं किया हमने, हम लोग जो पहले पावरफुल इक्वेशन जब ड्राइव कर रहे थे तो उस वक्त तो हमारे सामने ये होता ही था, ठीक है, पी आई माइनस जे क्यू आई ये होता था, इसी में हमने क्या किया, इन दोनों से हमने ये लिख दिया है, और आई आई ये होता ही है, इसको दो पार्ट में कर दिया। दो पार्ट करने का मकसद यही है कि हम जो बात कर रहे हैं अभी सिस्टम के, उसमें पी क्यू बसेस के लिए हमें सॉल्व करना है, जिसके लिए वेरिएबल्स क्या क्या होती हैं, वी, मैग्नीट्यूड एंड डेल्टा, तो उसको फेजर के फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, तो इसलिए हमने इसको दो पार्ट में तोड़ा है, कुछ याद बात करने की जरूरत नहीं है, समझिए टारगेट क्या है, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा काम करेंगे हम, ठीक है। अभी रिक्वायरमेंट है कि हमें इन वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करना है, तो इसको एक तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक तरफ करने के लिए हमने वी आई यहां किया, तो चलिए इसको आप लिख सकते हैं ना, दिस माइनस दिस, देखिए यहां ब्रैकेट में जो है, सिर्फ इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस माइनस दिस लिख सकते हैं ना, जो कि ब्रैकेट में है, देखिए, तो वी आई लिखेंगे तो 1 अपॉन दिस इधर आ जाएगा ना, आ जाएगा ना भाई। तो ये क्या आपको मिल गया, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेयर आई इज इक्वल टू, बताए 1 नहीं आएगा, इसलिए तो पूछ रहा हूं, 1 तो स्लैक बस है ना, देखिए आपको लिखाया था, तो स्लैक बस के लिए वेरिएबल है क्या, वी नहीं है ना, 2 से स्टार्ट, इसलिए तो पूछा था आपसे। 2 3 बी अपडेटेड, आप गॉस सीडल अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी अपडेट रहना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो I2 रखेंगे तो V2 के लिए सॉल्व कर सकते हैं। V2 के लिए क्यों सॉल्व करेंगे, V फेजर के लिए, क्योंकि V2 बस नंबर 2 PQ बस है, तो उसमें वेरिएबल्स ये है V फेजर, दैट इज V एंगल डेल्टा। फिर 3 के लिए सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि थर्ड बस भी PQ है। अभी PV की बात नहीं कर रहे हैं, जब आएगा तो उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है, पहले इसको समझिए, क्लियर हो रहा है। अब आप अप्लाई करने जा रहे हैं गॉस या गॉस सीडल,
तो गॉस सीडल में अपडेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आप रखते हैं। अपडेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स का मतलब यह है कि एक rth इटरेशन में अभी आपने जनरलाइज इक्वेशन जो लिखा था कि किसी वेरिएबल के लिए आप सॉल्व करने जा रहे हैं, वेरिएबल अब क्या होगा, ये होगा, याद रखें। वहां भले रिप्रेजेंट करते हैं x1 x2 x3 को, तो कुछ भी होता है जो फाइंड करना है, मान लो कि x, राइट। तो अब एक्चुअल आ जाइए, आपको ये वेरिएबल है, इसके लिए जो सॉल्व करेंगे किसी पार्टिकुलर इटरेशन में, तो आप क्या करेंगे, उस इटरेशन तक जितनी वेरिएबल्स को आपने अपडेट कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, उन अपडेटेड वैल्यूज को रखते थे, बाकी जो नहीं है उनको प्रीवियस इटरेशन वैल्यूज रखते थे। इतना तो याद आ रहा है ना। तो मैं लिखने जा रहा हूं rth इटरेशन के लिए इसी को, चलिए यहां मिटाता हूं, आप चेक कीजिए। तो आप इसको vi, जिस तरह से xir रिप्रेजेंट करते थे rth इटरेशन के लिए, तो यहां भी हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको vir, मतलब आप समझ रहे हैं, वैल्यू ऑफ vi in rth iteration where I may be 2 3 up to n, ठीक है। तो vir में भी, अच्छा ये r या r-1 हम लिखते थे, किसके लिए लिखते थे, वेरिएबल्स के लिए ना, स्पेसिफाइड के लिए तो नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट के लिए तो नहीं लिखेंगे। अब आपने एक बार शुरू में जो भी सिस्टम डाटा आपके सामने है, ठीक है, आर एक्स के टर्म में हो या इंपीडेंस डायरेक्टली दिया हो या एडमिटेंस दिया हो, जो भी हो, वो तो वेरिएबल्स नहीं है ना भाई, यानी कि बस एडमिटेंस एलिमेंट्स तो आपके पास ऑलरेडी स्पेसिफाइड पैरामीटर्स हो गई। और आपने अभी जो केस लिया है, इसमें जहां भी पी एंड क्यू, जो कि जनरली वेरिएबल होता है किसी बस के लिए, लेकिन आपका जो केस है जिसमें कि स्लैक बस के अलावा बाकी सारी बसेस पी क्यू है, इसका मतलब हर बस का पी एंड क्यू वेरिएबल नहीं रहा, वो क्या हो गया, स्पेसिफाइड। तो आपके सामने अब जो प्रॉब्लम है उसमें वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ वी एंड डेल्टा है। जहां भी आर या आर माइनस यूज करेंगे वो वेरिएबल के लिए यूज करेंगे, और इस केस में वेरिएबल क्या है आपका, क्या है, ये याद रहे, ठीक है। तो अब लिखिए आप उसके लिए, तो आप लिखेंगे तो क्या ये वेरिएबल है, यस नो बताइए, नहीं, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेना आर लिखें या नहीं लिखें, ये तो वाई बस एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट होगा, ठीक है, तो वो वेरिएबल तो है नहीं, इसको एज इट इज लिखें आप। अब इस केस में ये पी एंड क्यू क्या वेरिएबल है, एस नहीं है, मतलब यस नो में बात करें तो नहीं है, तो यहाँ आर और r-1 का कोई टेंशन नहीं लेना है, पी आई माइनस जे क्यू आई। अब बताइए वी आई वेरिएबल है या नहीं है। अब आप लिख रहे हैं rth, ये है i, तो अप टू i-1 तक ना आपने सॉल्व कर लिया है, आइए तो ऑनवर्ड तो सॉल्व किया नहीं है, तो यहां पे प्रेजेंट इटरेशन वैल्यू रखेंगे या प्रीवियस, प्रीवियस। तो प्रीवियस का मतलब है कि आप यहां पे लिखेंगे vi r-1 स्टार कर दीजिए यहां, ठीक है, समझ रहे हैं ना, r-1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये i है, ये i है, i-1 या i-2 i-3 कुछ भी होता तो हमारे पास है, क्योंकि i कुछ भी ले लीजिए तो उससे पहले i-1 तक तो आपने सॉल्व कर लिया rth इटरेशन में, आइए तो ऑनवर्ड नहीं है, चलिए ठीक है। इसके बाद माइनस साइन यहां पे दीजिए। अब यहां पे देखिए वेरिएबल्स जरा आइडेंटिफाई कीजिए, ये वेरिएबल है, ये तो है, तो इनकी वैल्यूज आपको अपडेटेड प्रेजेंट इटरेशन में कहां तक हैं, वो तो r-1 तो प्रीवियस इटरेशन वैल्यू हो गया, कहां तक है, आप i के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ith वेरिएबल के लिए सॉल्व कर रहे हैं आप, तो i-1 तक है आपके पास, कहां तक है, सही बोला आपने, ठीक है। तो i-1 तक तो ये आप r लिखेंगे और i ऑनवर्ड r-1 लिखेंगे वेरिएबल, ये तो करेंगे। तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ने जा रहे हैं, एक पार्ट कहां से होगा, k=1 से लेकर के कहां तक, i-1 तक, वेरी गुड, समझ रहे हैं आप। तो यहां पे लिखिए आप k=1 to i-1 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे आप, yi के में तो कोई चक्कर ही नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है अभी के केस में, ये तो बस एडमिटेंस मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ठीक है, ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल को आप क्या लिखेंगे, v के, बताइए यहां पे r या r-1, r, वेरी गुड, क्योंकि i-1 तक तो आपने इवेल्युएट कर लिया है ना, ये माइनस साइन है इसलिए आप रिमेनिंग को भी माइनस से रिप्रेजेंट करें आप। तब कहां से लिखेंगे रिमेनिंग, देखिए i टर्म तो है नहीं, i-1 तक आपने लिख लिया है, तो अब नेक्स्ट कहां से स्टार्ट करेंगे, k इज इक्वल टू देखिए 1 से i-1 तक लिख लिया आपने, i है नहीं तो i+1 से स्टार्ट होगा ना, कहां तक,
i+1 से n तक चले जाएं, क्योंकि यहां तक की वेरिएबल्स अभी अपडेटेड हुई नहीं है इस प्रेजेंट इटरेशन में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, yi के v के, हाँ बताइए, r-1। वेरी गुड, इतना समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं, टाइम भी खत्म हो रहा है। फिर नेक्स्ट अभी और हम बात करेंगे। अभी हमारा जो केस था जिसमें स्लैक बस के अलावा बसेज में सारी कौन कौन सी बसेज है, सिर्फ PQ बसेज है, ठीक है। और यहाँ पे लिख भी सकते हैं वेयर i इज इक्वल टू, याद रहे 2 3 अप टू n, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि PV बस भी हो, PV बसेज भी हैं, PQ हो, जो कि जनरली होता है, ठीक है। ज़्यादातर PQ होते हैं, ठीक है, लेकिन PV भी तो होते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको भी समझेंगे, फिर हम लोग जनरलाइज वे में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टाइम खत्म हो रहा है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए अभी आप लोग, कहीं पे कोई डाउट हो रहा है, ये कैसे लिखा, क्यों लिखा, ठीक है सब, थैंक यू।